हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई के सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट को, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ विजन को। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई कंप्लीट करा दिया था। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई को कंप्लीट नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के लेक्चर की लिंक प्रोवाइड की जा रही है, जहां पर क्लिक करके आप स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन की, जो कि ह्यूमन आई जो टॉपिक है उसका सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज के इस लेक्चर में आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन की और साथ में हम ये भी जानेंगे कि हमारी जो आइरिस और प्यूपिल होती है वो अपनी साइज में एडजस्टमेंट कैसे करती है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हमारे लेंस में एडजस्टमेंट कैसे होता है। तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिना स्किप किए आपको इस लेक्चर को लास्ट तक देखना होगा, तब जाकर आपको कंप्लीटली मैकेनिज्म ऑफ विजन, एडजस्टमेंट ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल एंड एडजस्टमेंट ऑफ लेंस जैसे कंसेप्ट जो है वो समझ में आ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन की और आपको ये कंसीडर्ड करना है कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। आपको जो ये ट्री दिख रहा है, ये एक पेड़ है, ये एक ऑब्जेक्ट है और जब इस किसी भी ऑब्जेक्ट से जब विजुअल वेवलेंथ की लाइट ट्रांसमिटेड होकर आपकी आंखों पर पड़ेगी, तो देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है और जब किसी ऑब्जेक्ट से विजुअल वेवलेंथ की लाइट ट्रांसमिटेड होगी आपकी आंखों पर, तो आपके आंखों की जो कॉर्निया है और जो लेंस है, हम सभी जानते हैं कॉर्निया क्या होता है और लेंस क्या होता है। तो जब विजुअल वेवलेंथ की लाइट आपकी आंखों पर पड़ेगी तो आंखों की कॉर्निया और लेंस क्या करेंगे, इस लाइट को फोकस्ड कर देंगे आपके आई वॉल की इनर लेयर पर। और इनर लेयर ऑफ आई वॉल क्या होती है बच्चों? रेटिना। तो सबसे पहले यहां तक की कहानी को मैं रिवाइज कर देता हूं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट से विजुअल वेवलेंथ की लाइट ट्रांसमिटेड होकर हमारी आंखों पर पहुंचेगी तो हमारी आंखों में जो कॉर्निया और लेंस है वो इस विजुअल वेवलेंथ की लाइट को फोकस्ड कर देंगे हमारी आई वॉल की इनर लेयर पर, जिसको आप नाम देते हैं रेटिना। अब रेटिना के बारे में आप पहले से भी बहुत कुछ जानते हैं कि ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि ये फर्दर 3 न्यूरल सेल की लेयर से मिलकर बनी होती है। रेटिना में कितनी लेयर्स होती हैं? फर्दर 3 न्यूरल सेल्स की लेयर होती हैं। पहली जो लेयर होती है न्यूरल सेल की, उसको हम गैंग्लियन सेल लेयर कहते हैं, जिसको मुझे यहां पर GCL लिख देना है। GCL मतलब गैंग्लियन सेल लेयर। अच्छा, दूसरी जो लेयर होती है रेटिना में उसको आप कहते हैं बाइपोलर सेल लेयर और उसको मैं लिख सकता हूं BCL। और सबसे आखिरी में जो लेयर होती है न्यूरल सेल की, उसको आप कहते हैं फोटो रिसेप्टर सेल लेयर, जिसको मैंने क्या लिख दिया? PCL। तो इस तरीके से हमारी जो रेटिना है उसमें 3 न्यूरल सेल की लेयर होती है, गैंग्लियन सेल लेयर, बाइपोलर सेल लेयर और फोटो रिसेप्टर सेल लेयर। तो देखिए, जब लाइट आपकी रेटिना पर फोकस्ड होगी तो सबसे पहले ये लाइट आपकी रेटिना की किस लेयर को हिट करेगी? तो ऑब्वियसली जब लाइट रेटिना पर फोकस्ड होगी तो सबसे पहले ये गैंग्लियन सेल लेयर को हिट करेगी, जिससे कोई भी चेंज नहीं आएगा। गैंग्लियन सेल लेयर पर जब लाइट हिट करेगी तो इससे गैंग्लियन सेल लेयर पर, मल्टीपोलर न्यूरॉन की सेल लेयर पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसके बाद लाइट क्या करेगी? अगली नेक्स्ट लेयर को हिट करेगी, यानी कि बाइपोलर सेल लेयर को, जिससे भी कोई चेंज नहीं आएगा। और फाइनली अब ये लाइट क्या करेगी? आपकी रेटिना की फोटो रिसेप्टर सेल लेयर को हिट करेगी और इससे अब कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चेंज आपको देखने को जरूर मिलने वाला है। तो हमेशा याद रखिए कि रेटिना में जो फोटो रिसेप्टर सेल लेयर होती है, रेटिना में जो फोटो रिसेप्टर सेल लेयर होती है वो बेसिकली 2 प्रकार की सेल्स से मिलकर बनी होती है। इसमें एक सेल्स कौन सी होती हैं? आपने पढ़ा हुआ है, हम उन्हें रॉड सेल कहते हैं, और दूसरी सेल को हम क्या कहते हैं यहां पर? कोन सेल। तो रेटिना में जो फोटो रिसेप्टर सेल लेयर है वो रॉड और कोन सेल से मिलकर बनी होती है। तो जैसे ही लाइट
इन रॉड या कोन सेल्स को हिट करेगी। इन रॉड एंड कोन सेल्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिनको आप फोटोसेंसिटिव पिगमेंट कहते हैं, रॉड सेल के भी आउटर सेगमेंट में होते हैं और कोन सेल के भी आउटर सेगमेंट में होते हैं। तो जैसे ही लाइट इन फोटो रिसेप्टर सेल्स पर हिट करेगी, इन सेल्स के आउटर सेगमेंट में प्रेजेंट फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स अपना एक्टिवेशन कर लेंगे। तो यही था हमारा पहला इंपॉर्टेंट स्टेप मैकेनिज्म ऑफ विजन में। तो मैंने जो कुछ भी आपको बोला है वो फिर से मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही कोई लाइट रे जो कि विजुअल वेवलेंथ की होगी उसको फोकस्ड किया जाएगा रेटिना पर विद द हेल्प ऑफ कॉर्निया एंड लेंस, तो इससे फाइनली क्या होगा, फोटो पिगमेंट्स या फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स का एक्टिवेशन हो जाएगा। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। एक ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट ट्रांसमिटेड होकर आपकी आंखों पर आ रही है, आपकी आंखों की कॉर्निया और लेंस ने उस लाइट को फोकस्ड कर दिया रेटिना पर। रेटिना पर जब वो लाइट फोकस्ड होगी तो सबसे पहले वो गैंग्लियन सेल लेयर को हिट करेगी जिससे कोई चेंज नहीं आएगा, फिर वो बाइपोलर सेल लेयर को हिट करेगी, इससे भी कोई चेंज नहीं आएगा। फाइनली वो फोटो रिसेप्टर सेल लेयर को हिट करेगी। फोटो रिसेप्टर सेल लेयर में रॉड और कोन सेल्स होंगी जिनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, रोडोप्सिन, इरिथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन और साइनोप्सिन। तो जैसे ही इन फोटो रिसेप्टर सेल्स पर लाइट हिट करेगी तो फोटो पिगमेंट्स जो है उनका एक्टिवेशन हो जाएगा। और जब किसी भी फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स का एक्टिवेशन होता है तो क्या होगा आगे, ये हम देख लेते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि जब ये लाइट फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स पर पड़ेगी, देखिए लाइट की रे है, लाइट रे है, और जब वो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स पर पड़ेगी तो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स भी अपने दो कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। कोई भी फोटो सेंसिटिव पिगमेंट, चाहे वो रोडोप्सिन हो, चाहे वो इरिथ्रोप्सिन हो, चाहे वो क्लोरोप्सिन हो या वो साइनोप्सिन हो, कोई भी फोटो सेंसिटिव पिगमेंट जो होता है वो दो कंपाउंड से मिलकर बना होता है। एक रेटिनल होता है, एक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, रेटिनल। और ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि रेटिनल जो है वो विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। और दूसरा जो कंपाउंड होता है जिससे मिलकर फोटोसेंसिटिव पिगमेंट बने होते हैं उसको आप कहते हैं ऑप्सिन, जो बेसिकली प्रोटीन होता है। क्लियर? तो जैसे ही लाइट रे फोटो रिसेप्टर लेयर तक पहुंचेगी, देन वो फोटो रिसेप्टर सेल्स तक पहुंचेगी, और फोटो रिसेप्टर सेल्स में वो कहां पहुंचेगी, फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स में। तो फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स में जो रेटिनल कंपाउंड है वो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप हमेशा याद रखिए कि लाइट जो आती है आई वॉल के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन रेटिना में कौन करता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल लेयर करती है, पर फोटो रिसेप्टर सेल लेयर में कौन करता है, तो आप कहेंगे फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स करते हैं। और फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स में कौन करता है, तो आप कहेंगे रेटिनल। दैट मीन्स कि रेटिनल इज द लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ पिगमेंट। तो रेटिनल को मैं क्या कह सकता हूं, इट इज लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ पिगमेंट। तो फोटोसेंसिटिव पिगमेंट में रेटिनल ही है जो लाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और जैसे ही रेटिनल लाइट को एब्जॉर्ब करेगी वैसे ही आप क्या देखेंगे कि इस फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स के ये दोनों कंपाउंड यानी कि रेटिनल और ऑप्सिन आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि इनका क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग सेकंड स्टेप को भी समझ लेते हैं। जैसे ही लाइट फोटोसेंसिटिव पिगमेंट पर पड़ेगी तो फोटोसेंसिटिव पिगमेंट में रेटिनल जो उसका एक कंपाउंड है, पार्ट है, वो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद रेटिनल और ऑप्सिन आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ये डिसोशिएट हो जाएंगे। यानी कि रेटिनल अलग हो जाएगा और ऑप्सिन अलग हो जाएगा। जैसे ही रेटिनल और ऑप्सिन आपस में एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं तो पहले तो आप एक चीज जान लीजिए कि ये एक रिवर्सेबल प्रोसेस है। ये एक रिवर्सेबल प्रोसेस है। रिवर्सेबल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि जब लाइट फोटोसेंसिटिव पिगमेंट पर हिट करेगी तो ये डिसोशिएट हो जाएंगे, पर जैसे ही लाइट फोटोसेंसिटिव पिगमेंट पर हिट करना बंद करेगी ये अगेन एसोसिएट हो जाएंगे। तो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स या डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ रेटिनल एंड ऑप्सिन जो है वो एक रिवर्सेबल प्रोसेस है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि जब भी ये दोनों कंपाउंड यानी कि रेटिनल और ऑप्सिन अपना डिसोसिएशन करते हैं तो
इन पिगमेंट का जो भी कलर होता है वो कलर डिसअपेयर्ड हो जाता है। इसलिए जब भी इनका डिसोसिएशन होता है तो वहां पर हम एक टर्म और भी यूज करते हैं, दैट इज ब्लीचिंग। तो अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लीचिंग ऑफ फोटो सेंसिटिव पिगमेंट, तो आपका आंसर होगा कि जब लाइट रे फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स को हिट करेगी तो रेटिनल इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, देन रेटिनल ऑप्शन से डिसोसिएट हो जाएगा, जिससे कि फोटो सेंसिटिव पिगमेंट का जो कलर है वो डिसअपेयर्ड हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ब्लीचिंग ऑफ फोटो सेंसिटिव पिगमेंट। चलिए यहां तक की कहानी समझ में आ गई है। अब रेटिनल ऑप्शन से अलग हो चुका है क्योंकि यहां पर डिसोसिएशन हो गया है। इससे यह होगा कि जो ऑप्शन प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही डिसोसिएशन होगा रेटिनल का और ऑप्शन का, तो ऑप्शन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने ऑप्शन प्रोटीन को कुछ इस तरीके से बनाया है और यहां पर मैंने ऑप्शन प्रोटीन की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रफली चेंज कर दिया है। ये चीज ये इंडिकेट कर रही है कि जब डिसोसिएशन होगा रेटिनल और ऑप्शन का, तो ऑप्शन जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब ऑप्शन प्रोटीन के स्ट्रक्चर का चेंज होने की वजह से क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे ही ऑप्शन प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो इन ऑप्शन प्रोटीन को रखने वाली जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होंगी उनकी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी जो है उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। यानी कि फोटो रिसेप्टर सेल्स के अंदर जो पिगमेंट्स हैं फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स, जब उनमें डिसोसिएशन हुआ और ऑप्शन प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो जो रॉड सेल्स होंगी और जो कोन सेल्स होंगी उनकी जो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है उसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। यानी कि इनमें पोटेंशियल डिफरेंसेस जनरेट हो जाएगा। अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं तो मैं कहूंगा कि जैसे ही रेटिनल और ऑप्शन एक दूसरे से अलग हुए, ऑप्शन ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया, जिससे उस ऑप्शन को कंटेन किए हुई या कंटेन करने वाली जो भी फोटो रिसेप्टर सेल होगी उसकी जो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है उसमें कुछ चेंजेस या ऑल्टरेशंस आ जाएंगे, जिससे कि उस सेल में एक्साइटेशन हो जाएगा, वो सेल एक्साइटेड हो जाएगी और उसमें एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जेनरेट होगा। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो मैं सॉल्व कर देता हूं कि आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी में केवल दो ही ऐसी सेल्स होती हैं, दो डिफरेंट टाइप की ही सेल्स होती हैं जिनमें एक्साइटेबिलिटी का कैरेक्टर होता है। एक आपकी मसल सेल और दूसरी आपकी न्यूरॉन्स। और ये आप स्पष्ट कर लीजिए कि जो रेड एंड कोन सेल्स हैं ये एक प्रकार की न्यूरॉन सेल्स ही हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये चीज लिखी हुई है कि जो रेटिना है वो 3 न्यूरल सेल्स की लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसमें से वन ऑफ द लेयर कौन सी है, आपकी फोटो रिसेप्टर सेल्स लेयर। इसका मतलब फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या हुई, एक प्रकार की न्यूरॉन सेल्स हुई। तो यहां पर आप याद रखिए कि न्यूरॉन, यहां पर जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं जो कि एक प्रकार से न्यूरॉन ही हैं, इनमें जब एक्साइटेड हो जाएंगी ये, तो इनमें एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और ये इस एक्शन पोटेंशियल को किस में ट्रांसमिटेड कर देंगी, बाईपोलर न्यूरॉन में। तो ये क्या है, बाईपोलर न्यूरॉन। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेटिना में आप देखेंगे सबसे अंदर साइड क्या होगी, फोटो रिसेप्टर सेल लेयर जिसमें रेड एंड कोन सेल्स होंगी। उसके जस्ट पहले कौन सी सेल्स की लेयर होगी, बाईपोलर न्यूरॉन की लेयर। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि फोटो रिसेप्टर सेल यानी कि रॉड एंड कोन सेल साइनाप्स बनाती हैं किसके साथ, बाईपोलर न्यूरॉन्स के साथ। तो जैसे ही रॉड एंड कोन सेल्स में मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज होगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ये इस एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर कर देंगी किसमें, बाईपोलर न्यूरॉन में, क्योंकि इन दोनों सेल्स के बीच में साइनाप्स होता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब बाईपोलर न्यूरॉन जब इन सिग्नल्स को रिसीव करेंगे, इन एक्शन पोटेंशियल को रिसीव करेंगे, इंपल्स को रिसीव करेंगे, तो इनमें भी एक्साइटेशन हो जाएगा, ये भी एक्साइटेड हो जाएंगे और ये भी क्या करेंगे, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेंगे। अब बाईपोलर न्यूरॉन जब एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेंगे तो इसे ये अपने एक्सॉन के थ्रू मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और मल्टीपोलर न्यूरॉन कहां पर प्रेजेंट होंगे, तो आप जानते हैं गैंग्लियन सेल लेयर ऑफ रेटिना में। तो बाईपोलर न्यूरॉन और मल्टीपोलर न्यूरॉन के बीच में भी ये क्या है बच्चों, मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो बाईपोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन के बीच में भी क्या होता है, साइनाप्स होता है, ये मैंने आपको बताया है।
तो देखिए बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। जैसे ही फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, स्पेशली रेटिनल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, वैसे ही रेटिनल और ऑप्सन आपस में एक दूसरे से अलग हो गए। ऑप्सन ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जिससे कि फोटो रिसेप्टर सेल का स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन परमिबिलिटी में भी चेंजेस आपको देखने को मिले, और इस वजह से फोटो रिसेप्टर सेल्स में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको वो ट्रांसफर कर देती है बाइपोलर न्यूरॉन में। और बाइपोलर न्यूरॉन एक्साइटेड होते हैं और इनमें भी एक्शन पोटेंशियल इंपल्स जनरेट होती है जिसको वो ट्रांसफर कर देते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन में। तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आप याद रखिए कि जो एक्शन पोटेंशियल फोटो रिसेप्टर सेल में जनरेट हुआ था, जो एक्शन पोटेंशियल फोटो रिसेप्टर सेल्स में जनरेट हुआ था, क्योंकि इन सेल्स की मेम्ब्रेन परमिबिलिटी चेंज हो गई थी, वो एक्शन पोटेंशियल फाइनली किस में ट्रांसफर्ड हो चुका है? गैंग्लियोनिक सेल्स में, यानी कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में। किन के थ्रू? बाइपोलर न्यूरॉन सेल्स के थ्रू। तो अब आगे क्या होने वाला है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए जो क्वेश्चन बन सकती है। हमेशा याद रखिए कि जब आपके आई वॉल में लाइट एंटर करेगी प्यूपिल्स से होती हुई और लेंस उसको फोकस करेगा रेटिना पर, तो ये लाइट सबसे पहले हिट करेगी आपकी गैंग्लियन सेल लेयर को, देन वो हिट करेगी बाइपोलर सेल लेयर को, एंड उसके बाद वो हिट करेगी फोटो रिसेप्टर सेल लेयर को। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ लाइट। हमेशा याद रखिए रेटिना में किस लेयर को पहले हिट करेगी लाइट, तो याद रखिए गैंग्लियन सेल लेयर को पहले करेगी, फिर बाइपोलर सेल लेयर को करेगी और फिर फाइनली करेगी फोटो रिसेप्टर सेल लेयर को। पर अगर मैं बात करूं कि डायरेक्शन ऑफ सेल एक्साइटेशन क्या होगा, यानी कि पहले कौन सी सेल या किस लेयर की सेल एक्साइटेड होगी, फिर किस लेयर की सेल एक्साइटेड होगी रेटिना में, तो एक्साइटेशन का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ लाइट से। सबसे पहले फोटो रिसेप्टर सेल लेयर जो है उनमें प्रेजेंट रॉड एंड कोन सेल्स में एक्साइटेशन होगा, देन इंपल्स को ये ट्रांसफर्ड करेंगे बाइपोलर न्यूरॉन्स की सेल्स में जिससे कि बाइपोलर सेल लेयर में एक्साइटेशन होगा, देन आफ्टर बाइपोलर न्यूरॉन्स इंपल्स को ट्रांसफर्ड करेंगे गैंग्लियोनिक सेल लेयर में प्रेजेंट मल्टीपोलर न्यूरॉन्स पर जिससे कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में एक्साइटेशन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ सेल एक्साइटेशन हमेशा याद रखिए, पहले फोटो रिसेप्टर सेल लेयर, फिर बाइपोलर सेल लेयर और फिर गैंग्लियन सेल लेयर, जबकि डायरेक्शन ऑफ लाइट बिल्कुल उल्टा है। यहां पर पहले गैंग्लियन सेल लेयर, देन बाइपोलर सेल लेयर और उसके बाद आपकी आ जाएगी फोटो रिसेप्टर सेल लेयर। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ चुकी है। अगर अभी तक कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो मैं जल्दी से आपको फिर से एक बार रिवाइज करके बता देता हूं। सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट से लाइट ट्रांसमिटेड होकर आपकी आंखों पर आएगी, आपकी आंखों की कॉर्निया और लेंस इस लाइट को फोकस कर देगा रेटिना पर। रेटिना में ये लाइट सबसे पहले हिट करेगी गैंग्लियन सेल लेयर को, फिर हिट करेगी बाइपोलर सेल लेयर को, फिर हिट करेगी फोटो रिसेप्टर सेल लेयर को। जब लाइट फोटो रिसेप्टर सेल लेयर तक पहुंच जाएगी तो फोटो रिसेप्टर सेल्स में प्रेजेंट जो पिगमेंट्स हैं, फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स हैं, उनका एक्टिवेशन हो जाएगा और फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स में जो एक कंपाउंड है रेटिनल, वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जिससे कि रेटिनल और ऑप्सन का डिसोसिएशन हो जाएगा। रेटिनल और ऑप्सन जब एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे तो ऑप्सन प्रोटीन जो है उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से रॉड एंड कोन सेल्स की मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी भी बदल जाएगी जिससे कि इन रॉड एंड कोन सेल्स, यानी कि कलेक्टिव वर्ड यूज करूं तो फोटो रिसेप्टर सेल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और ये फोटो रिसेप्टर सेल्स इस एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर्ड कर देंगी बाइपोलर न्यूरॉन्स में और बाइपोलर न्यूरॉन्स इनको रिसीव करके एक्साइटेड होंगे और ये भी एक्शन पोटेंशियल को या इंपल्स को जनरेट करेंगे और इसे ट्रांसफर्ड कर देंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन को। एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स तक जब ये एक्शन पोटेंशियल या विजुअल इंपल्स पहुंच चुकी होगी तो अब आगे क्या होने वाला है ये आपको देखना है। अब हम सभी जानते हैं कि जब एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिटेड हो जाएगा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के बारे में आप जानते हैं कि इन सभी मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, जितने भी मल्टीपोलर न्यूरॉन्स गैंग्लियन सेल लेयर में होते हैं, गैंग्लियोनिक सेल लेयर में होते हैं, उन सभी मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं वो आपस में एक बंडल बनाकर आई वॉल के पोस्टीरियर पोल से एग्जिट कर जाते हैं। ये आपने स्ट्रक्चर ऑफ आई में पढ़ा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स इस एक्शन पोटेंशियल को जो उन्होंने जनरेट किया है उसको ऑप्टिक नर्व के थ्रू
ट्रांसफर्ड कर देंगे विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन में। बात को समझना है। गैंग्लियन सेल लेयर में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं जिनने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया है, और ये एक्शन पोटेंशियल को वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर्ड कर देंगे। तो सबसे पहली चीज आप यहां पर समझ लीजिए कि विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन कहां पर होता है। विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन कहां पर होता है? तो अभी फिलहाल जो इस इमेज में मैं आपको ब्रेन का पार्ट दिखा रहा हूं, दिस इज द फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में भी मैं आपको मेनली जो पार्ट यहां पर दिखाने वाला हूं या दिखा रहा हूं वो है सेरेब्रम। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो ब्रेन का आपको दिख रहा है, ये फोर ब्रेन का एक बहुत ही बड़ा मेजर पार्ट है जिसको आप क्या कहते हैं, सेरेब्रम। क्लियर? और देखिए सेरेब्रम का जो पोस्टेरियर पोर्शन होगा, पिछला वाला हिस्सा होगा, ये वाला पोर्शन, सेरेब्रम का जो पोस्टेरियर पोर्शन होगा, पिछला हिस्सा जो होगा, इसको हम नाम दे सकते हैं ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरेब्रम। क्या नाम दे सकता हूं मैं? ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरेब्रम। तो देखिए ये आपकी आई वॉल है, ये किसकी पोजीशन है? आपके आई वॉल की। आई वॉल से आप देखिए ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के एक्सॉन का बंडल, जिसको आपने नाम क्या दे दिया है, ऑप्टिक नर्व। तो ये मैं क्या कह सकता हूं, ये ऑप्टिक नर्व है जो आई वॉल के पोस्टीरियर यानी कि पीछे की ओर से एग्जिट कर रही है। और ये ऑप्टिक नर्व जो है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल को या विजुअल इंपल्स को ट्रांसमिटेड कर देगी आपके ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में। और विजुअल कॉर्टेक्स एरिया आपके ब्रेन में कहां पर होता है? तो याद रखिए फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा है सेरेब्रम, और सेरेब्रम का जो पोस्टेरियर पोर्शन होता है, पिछला हिस्सा होता है, जहां पर कि ऑक्सीपिटल बोन भी होती है उसके ऊपर, जिसे हम ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरेब्रम कहते हैं, वहां पर आपका विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो फाइनली ऑप्टिक नर्व ने एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिटेड कर दिया है विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में। अब क्या होने वाला है, जैसे ही आपका ब्रेन ऑप्टिक नर्व के थ्रू इन एक्शन पोटेंशियल या विजुअल इंपल्स को ऑप्टेन करेगा, वैसे ही आपका ब्रेन क्या करने वाला है, अपनी प्रीवियस यानी कि पास्ट मेमोरी एंड एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर रेटिना में बनने वाली जो इमेज होगी किसी ऑब्जेक्ट की, उसको वो रिकॉग्नाइज्ड कर लेगा। और इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख भी पाएंगे और साथ में आप उस ऑब्जेक्ट को पहचान भी सकेंगे अगर आपने उसको पहले से देखा हुआ है। तो मेरे सामने अगर कोई लड़का आएगा और मैं उसको बहुत पहले से जानता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसको देखूंगा भी और मैं ये पहचान भी जाऊंगा कि वो कौन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने मोबाइल फ़ोन को डेली यूज़ करता हूं और मैं अपने मोबाइल फ़ोन को एकदम से उठाता हूं और वो मेरा होगा, तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अपने फ़ोन को उठाने की कोशिश करता हूं और उसकी बदले अगर किसी और का मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में आ जाता है, तो मैं उस समय थोड़ा सा अचंभित हो जाऊंगा। तो ये जो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप ऑब्जेक्ट दोनों कंडीशन में देख रहे हैं, तब भी जब आपने अपने मोबाइल को उठाया और तब भी जब आपने किसी और के मोबाइल को अचानक उठा लिया। लेकिन दोनों को उठाने के बाद, देखने के बाद आपके एक्सप्रेशंस में जो डिफरेंसेस हैं, उसका रीज़न कि एक मोबाइल आपका खुद का है जिसको आप बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं, वो आप बहुत लंबे समय से रख रहे हैं, तो आपको वहां पर कोई अचंभा नहीं होगा कि ये किसका मोबाइल है। लेकिन अगर आप किसी और का मोबाइल हाथ में ले लेते हैं तो तुरंत आपका जो ब्रेन होगा उसकी प्रीवियस या पास्ट मेमोरी में ये बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है कि वो मोबाइल किसका है, आप नहीं जानते हैं, आपका नहीं है, तो ऑब्वियसली आप वहां पर अपने एक्सप्रेशन थोड़े से कैसे देने वाले हैं, अचंभित होने वाले देने वाले हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल समझ लीजिए कि हमारा जो ब्रेन है, जब उस तक विजुअल इंपल्स पहुंचेगी तो वो प्रीवियस एक्सपीरियंस और कह सकते हैं प्रीवियस जो भी मेमोरी होगी उसके बेसिस पर वो रेटिना में बनने वाली जो इमेज है उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेगा और हम ऑब्जेक्ट को देख भी पाएंगे और पहचान भी पाएंगे और डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे। तो यहां तक की प्रोसेस थी आपकी मैकेनिज्म ऑफ विजन, और आई होप कि आपने इसको बहुत ही प्रॉपर वे में समझा होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार फिर से इस पूरी प्रोसेस को आपको जल्दी से रिवाइज करके बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली जो विजुअल वेवलेंथ की लाइट होगी, वो जब आपके आंखों पर पड़ेगी तो आपकी आंखों की कॉर्निया और लेंस उस लाइट को
आपकी रेटिना पर क्या कर देंगे, फोकस्ड कर देंगे। आपकी रेटिना पर जब वो लाइट पड़ेगी तो सबसे पहले हिट करेगी वो आपकी गैंग्लियोनिक सेल लेयर को, फिर हिट करेगी रेटिना पर बाइपोलर सेल लेयर को, और फिर हिट करेगी वो आपकी फोटो रिसेप्टर सेल लेयर को। फोटो रिसेप्टर सेल लेयर्स में फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स का एक्टिवेशन हो जाएगा, यानी कि फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स का जो रेटिनल कंपाउंड होगा वो इस लाइट वेव को या लाइट रे को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट मींस कि रेटिनल इज द लाइट एब्जॉर्बिंग यूनिट ऑफ फोटो सेंसिटिव पिगमेंट। और जैसे ही रेटिनल इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, रेटिनल और ऑप्सन एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, उनमें डिसोसिएशन हो जाएगा। रेटिनल ऑप्शन में डिसोसिएशन होने की वजह से ऑप्शन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, जिससे कि रॉड एंड कोन सेल की मेम्ब्रेन परमिबिलिटी में भी चेंजेस आएंगे, और मैं कहूंगा कि रॉड एंड कोन सेल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, वो एक्साइटेड हो जाएंगी। रॉड एंड कोन सेल्स इन एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिटेड कर देंगी बाइपोलर न्यूरॉन में, जिससे बाइपोलर न्यूरॉन सेल्स भी एक्साइटेड होंगी और ये भी इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेंगी और ट्रांसफर्ड कर देंगी मल्टीपोलर न्यूरॉन को। मल्टीपोलर न्यूरॉन इनको रिसीव करके एक्साइटेड होंगे और वो भी एक्शन पोटेंशियल या विजुअल इंपल्स को क्या करेंगे, जनरेटेड करेंगे, और इस विजुअल इंपल्स को या एक्शन पोटेंशियल को ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो ट्रांसफर कर देंगे आपके ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में। और आपका ब्रेन क्या करेगा, आपका ब्रेन इन विजुअल इंपल्स जो आई हुई हैं उनकी डिकोडिंग करने में एक्सपर्ट होता है, यानी कि जो यहां पर लिखा हुआ है ना, विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, ये वो एरिया है ब्रेन का जो विजुअल इंपल्स जो है उनकी डिकोडिंग करने में बहुत ही एक्सपर्ट है या इसके पास स्पेशलाइजेशन है। और ये अपनी पुरानी मेमोरी और जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे उसके बेसिस पर रेटिना में बनने वाली इमेज जो है उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा, और आप किसी भी इमेज को देख भी पाएंगे और उसको रिकॉग्नाइज भी कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट इन आइरिस एंड प्यूपिल। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं ये आइरिस और प्यूपिल होता क्या है। आप सभी ने स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ा हुआ है और वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो सीलियरी बॉडी होती है, जो सीलियरी बॉडी होती है वो अपने एक्सटेंशन से एक डिस्क शेप पिगमेंटेड ओपैक लेयर का फॉर्मेशन करती है जिसको आप कहते हैं आइरिस। तो ये स्ट्रक्चर जो ब्लू कलर का आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज आइरिस। और आइरिस के बीचों बीच एक अपर्चर होता है, एक छेद होता है जिसको आप नाम देते हैं प्यूपिल। तो ये जो बीच में आपको छेद दिख रहा है व्हाइट कलर का, इसको मैं नाम दे सकता हूं प्यूपिल। ठीक है, तो आइरिस और प्यूपिल तो आप समझ चुके हैं क्या होता है। सीलियरी बॉडी के एक्सटेंशन से जो पिगमेंटेड ओपैक और डिस्क शेप्ड लेयर का फॉर्मेशन होता है उसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस का कलर हम सभी में अलग अलग हो सकता है क्योंकि इसमें मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी कमी या ज्यादा होने की वजह से इसका कलर ब्लैक, ब्राउन या ब्लूइश हो सकता है। आइरिस के बीच में एक छेद होता है, अपर्चर होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज पर हम आ जाते हैं। हमारी जो प्यूपिल है वो ही डिसाइड करती है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आई वॉल के अंदर जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, कितना अमाउंट ऑफ लाइट आपके आई वॉल के अंदर एंटर करेगा ये डिसाइड कौन करेगा, प्यूपिल करेगा। लेकिन प्यूपिल ये डिसाइड कैसे करेगा कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट को आई वॉल के अंदर हमें जाने देना है या नहीं जाने देना है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्यूपिल जो एक छेद है अगर ये इसकी साइज छोटी हो जाएगी, अगर ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, अगर ये छोटा हो जाएगा साइज में, तो कम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आई वॉल के अंदर एंटर कर पाएगा। और अगर प्यूपिल अपने आप को डायलेट कर देगा, यानी कि ये चौड़ा हो जाएगा छेद, तो अल्टीमेटली ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आई वॉल के अंदर क्या कर पाएगा, एंटर कर पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्यूपिल अपनी साइज को छोटा या बड़ा करके लाइट के अमाउंट को कम या ज्यादा आई वॉल के अंदर एंटर कराने में कैपेबल है। पर अभी भी क्वेश्चन वहीं पर अटका हुआ है कि प्यूपिल अपनी साइज को कम या ज्यादा, अपनी साइज को कम या ज्यादा कैसे करता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है हाउ इज प्यूपिल साइज डिटरमाइंड, यानी कि प्यूपिल अपनी साइज को किस तरीके से डिटरमाइन करता है कि वो छोटी हो जाए या फिर वो बड़ी हो जाए। तो पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि प्यूपिल की साइज का छोटा होना या बड़ा होना ये आपके इच्छाओं के कंट्रोल पर नहीं है। यानी कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप अपनी इच्छा से अपनी प्यूपिल साइज को बढ़ा दें या छोटा कर दें, बल्कि
इसकी साइज का छोटा होना या बड़ा होना एक इनवॉलेंटरी प्रोसेस है, एक इनवॉलेंटरी कंट्रोल है। यानी कि ये काम आपका प्यूपिल और आइरिस खुद ही करता है, आपकी इच्छा पर यह बड़ा या छोटा नहीं हो सकता है। तो फिर से मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है। प्यूपिल जो है उसकी साइज अगर छोटी हो जाएगी तो कम अमाउंट ऑफ लाइट आपके आई वॉल के अंदर एंटर कर पाएगा, और अगर प्यूपिल की साइज बढ़ जाएगी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आई वॉल के अंदर एंटर कर पाएगा। लेकिन इसका छोटा या बड़ा होना कैसे डिटरमाइन होता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक इनवॉलेंटरी प्रोसेस है, और प्यूपिल की साइज को छोटा या बड़ा करना पूरी तरह से डिपेंड करता है आइरिस में प्रेजेंट दो इंपॉर्टेंट टाइप की स्मूथ मसल्स पर। यानी कि जो आइरिस है, आइरिस क्या है, ये ब्लू कलर वाला पार्ट, जो ब्लू कलर वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो आइरिस है, और बीच में जो छेद है वो प्यूपिल है। तो प्यूपिल की साइज छोटी या बड़ी होना किस पे डिपेंड कर रहा है? आइरिस में प्रेजेंट दो डिफरेंट टाइप की स्मूथ मसल्स पर, जिनमें से एक मसल्स को हम सर्क्यूलर मसल्स कहते हैं और दूसरी मसल्स को हम रेडियल मसल्स कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा आपका आइरिस, और बीच में जो व्हाइट कलर का आपको एक छेद दिख रहा है, अपर्चर दिख रहा है, दैट इज द प्यूपिल। आइरिस में इस तरीके से कुछ सर्क्यूलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर से देखिए, आइरिस में इस तरीके से देखिए, सर्क्यूलर यानी कि गोल गोल, आइरिस में इस तरीके से कुछ सर्क्यूलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम सर्क्यूलर स्मूथ मसल्स कह सकते हैं। और कुछ रेडियल मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं जिनको मैं यहां पर रेड कलर से बनाने वाला हूं। तो देखिए, रेडियल मसल्स को हम कैसे याद रखेंगे? जो रेडियस बना रही हैं वो रेडियल मसल्स हैं, जो सर्कुलर शेप्ड है वो सर्कुलर मसल्स हैं। तो हमारी आइरिस में रेडियल और सर्कुलर दोनों प्रकार की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से प्यूपिल की साइज कंस्ट्रिक्ट हो सकती है यानी कि छोटी हो सकती है, या डायलेट हो सकती है यानी कि चौड़ी या बड़ी हो सकती है। तो कैसे प्यूपिल की साइज छोटी होगी, कैसे बड़ी होगी, और किन कंडीशन में छोटी या बड़ी होगी, ये अब हम जान लेते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 पर हम फोकस करते हैं। बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए बहुत केयरफुली आपको ये चीजें समझनी होंगी। कंडीशन नंबर 1, मान लीजिए कि ये आपकी प्यूपिल और आइरिस की नॉर्मल साइज है। ये आपकी प्यूपिल और आइरिस की क्या है? नॉर्मल साइज है। यानी आइरिस भी जितना दिख रहा है वो नॉर्मल है, और उसके अंदर जो छेद है वो भी नॉर्मल साइज है। अब आपको कंसीडर करना है कि आप किसी ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर बहुत ही तेज लाइट आ रही है, यानी कि एकदम ब्राइट लाइट आपके आसपास है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब गर्मी के दिनों में अपने घर से बाहर निकलते हैं, आपके घर वाले बोलते हैं ना, दोपहर के 2 बजे, एकदम मई का महीना होता है, जून का महीना होता है, और आपके घर वाले बोलते हैं कि कोई सामान लेकर आ जाओ यार बाहर से। तो जब गर्मी के दिनों में आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और बहुत तेज धूप होती है बाहर, तो आप खुद सोचिए उस समय आप अपनी आंखों को क्या कर रहे होते हैं? आप एकदम अपनी आंखों को छोटा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लिटरली आप अपनी आंखों की जो प्यूपिल होती है उसको कंस्ट्रिक्ट करते हैं। तो सोचिए आप कि जब ब्राइट लाइट होगी, बहुत तेज लाइट होगी, तब आपकी जो प्यूपिल्स होंगी वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, यानी कि वो अपनी साइज को क्या कर लेंगी? छोटा कर लेंगी, ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आई वॉल के अंदर एंटर कर सके। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट ही आई वॉल के अंदर एंटर हो सके, इसलिए आपकी प्यूपिल ने अपनी साइज को कंस्ट्रिक्ट या छोटा कर लिया तब जब आप ब्राइट लाइट में हैं। इस काम के लिए उन्हें क्या करना होगा? तो ध्यान दीजिए, अगर आइरिस में प्रेजेंट जो सर्क्यूलर मसल्स हैं, देखिए ये व्हाइट कलर वाली मसल्स को हम क्या कह रहे हैं? सर्क्यूलर मसल। सोचिए कि अगर आइरिस में जो सर्कुलर मसल्स हैं, अगर ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्टेड करें, अगर आइरिस में प्रेजेंट सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हों। अब एक चीज आप यहां पर बिल्कुल रट लीजिए, जब भी हमारी सर्कुलर मसल्स, मान लीजिए ये सर्कुलर मसल्स हैं, दिख रहा होगा आपको, मान लीजिए ये सर्कुलर मसल्स हैं, तो जब भी हमारी सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो हमेशा वो इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्टेड होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपकी सर्कुलर मसल्स हैं, अब जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्टेड होंगी, इस तरीके से अंदर की तरफ। तो आपकी आइरिस में जो सर्कुलर मसल्स हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्टेड होंगी तो उनके कॉन्ट्रैक्टेड होने की वजह से जो आइरिस है उसकी साइज थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, और ऑब्वियसली जो प्यूपिल है, अंदर अपर्चर है आइरिस के, वो भी साइज में क्या हो जाएगा? कंस्ट्रिक्ट या स्मॉलर हो जाएगा। और इस तरीके से आप आइरिस की साइज को छोटा कर लेंगे ब्राइट लाइट में, ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट आपके आई वॉल के अंदर एंटर हो सके। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ चुकी होगी कि प्यूपिल अपनी साइज को स्मॉलर या कंस्ट्रिक्ट कैसे करता है। तो जब आप ब्राइट लाइट में होते हैं
तो आपके आइरिस में जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं। जब भी सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं तो वो इस तरीके से अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं। तो सर्कुलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगी तो डेफिनेटली वो इनवर्ड डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, जिससे कि आइरिस की साइज छोटी हो जाएगी। और आइरिस की साइज अगर थोड़ी सी छोटी होगी तो अल्टीमेटली जो बीच में अपर्चर है, प्यूपिल है, उसकी साइज भी स्मॉलर या कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिससे कि कम अमाउंट ऑफ लाइट को आप अपनी आई बॉल के अंदर एंटर कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कंडीशन नंबर 2। ये कौन सी कंडीशन है? कंडीशन नंबर यहां पर लिख देता हूं मैं 2। कंडीशन नंबर 2 ये है कि आप फिर से कंसीडर करिए कि ये आपकी आइरिस और प्यूपिल की नॉर्मल साइज है। प्यूपिल और आइरिस की ये क्या है? नॉर्मल साइज है। अब आपको सोचना है कि मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर ये नॉर्मल है, यहां लिख देता हूं। अब आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर बहुत ही कम लाइट है, यानी कि एकदम डिम लाइट है या अंधेरा है। जैसे कि आपके घर में अचानक मान लीजिए लाइट चली जाए और आप उसके बाद कोई छोटा मोटा मोमबत्ती वगैरह जला देते हैं, कैंडल जला देते हैं, तो उस समय आप कहेंगे डिम लाइट, यानी कि अंधेरा है पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की लाइट अगर वहां पर है, तो उस कंडीशन में आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमारे आसपास लाइट बहुत कम है। और अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को केयरफुली देखना है, उसको देखने की कोशिश करना है, तो आपको अपनी आंखों की जो प्यूपिल होगी उसको डायलेट करना होगा, उसको चौड़ा करना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आई बॉल के अंदर जा सके और आप अंधेरे में या डिम लाइट में भी ऑब्जेक्ट्स को ठीक ठाक देख सकें। क्लियर? तो जब भी आप किसी डार्क प्लेस में होंगे या डिम लाइट में होंगे तो वहां पर आपकी जो प्यूपिल होगी वो अपनी साइज को डायलेट करेगी, चौड़ा करेगी, अपनी साइज को बढ़ा देगी, ताकि ज्यादा यानी कि मोर अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आपके आई बॉल के अंदर एंटर हो सके और आपका जो विजन है वो इंप्रूव्ड हो सके, तब भी जब आप डिम लाइट में हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि आपकी जो आइरिस में रेडियल मसल्स हैं, अब देखिए आइरिस में रेडियल मसल्स कौन सी हैं? ये आपकी रेड वाली मसल्स को मैं कहूंगा रेडियल मसल्स। तो जब डिम लाइट में आप होंगे या डार्क प्लेस में आप होंगे तो वहां पर आपकी आइरिस की जो रेडियल मसल्स हैं वो अपने आप को क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो आप देख सकते हैं, देखिए रेडियल मसल्स इस प्रकार से लगी हुई हैं। तो जब रेडियल मसल्स अपने आप को कॉन्ट्रैक्टेड करेंगी इस तरीके से, तो ये आउटवर्ड पोजीशन में कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं, बाहर की ओर कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं। तो जब रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होंगी तो आइरिस जो है वो बाहर की ओर खिंचेगा। आइरिस जो लेयर है वो बाहर की ओर क्या होगी? पुल होगी, खिंचेगी, जिससे जो साइज ऑफ प्यूपिल होगी वो डायलेट हो जाएगी, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं प्यूपिल की साइज देखिए नॉर्मल के कंपैरिजन में यहां पर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और यहां पर जो रेडियल मसल्स हैं वो साइज में कैसी हो चुकी हैं? शॉर्ट हो चुकी हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है। तो रेडियल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन किया। हमेशा रेडियल मसल्स आउटवर्ड कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं और सर्कुलर मसल्स इनवर्ड कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं। अब कभी भी आपको बायोलॉजी में कहीं पर भी सर्कुलर मसल्स अगर मिल रही हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्शन में आप एक कंसेप्ट हमेशा याद रखिए कि वो हमेशा इनवर्ड कॉन्ट्रैक्टेड होती है और रेडियल मसल्स हमेशा आउटवर्ड कॉन्ट्रैक्टेड होती है। जब आपकी सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं तो जो स्ट्रक्चर जिसमें वो प्रेजेंट है वो अंदर की तरफ सिकुड़ता है, और जब आपकी रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं तो जो भी स्ट्रक्चर है जिसमें वो प्रेजेंट है वो बाहर की तरफ आपका खिंचेगा। तो अल्टीमेटली यहां पर रेडियल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से आइरिस की जो साइज है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और साथ में जो प्यूपिल की साइज है वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इस वजह से आप ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को अपनी आई बॉल के अंदर क्या कर सकेंगे? एंटर कर सकेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एडजस्टमेंट इन लेंस। आपके आंखों में एक लेंस भी लगा हुआ है। आपकी 2 आंखें हैं, दोनों आंखों में एक एक लेंस लगा हुआ है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमारी आंखों में जो लेंस है वो कन्वेक्स एंड क्रिस्टलाइन है। ये चीज आप बिल्कुल याद रखिए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारी आई में जो लेंस है वो एक कन्वेक्स लेंस है और वो क्रिस्टलाइन भी है। अब कन्वेक्स लेंस क्या होता है? तो आप कन्वेक्स लेंस को ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम घरों में रोटी देखते हैं ना, एकदम फूली हुई रोटी। जब हम गैस में रोटी बनाते हैं तो एकदम तुरंत की जो बनी हुई रोटी होती है इस तरीके से फूली हुई रोटी। तो जब आप किसी फूली हुई रोटी का साइड व्यू देखेंगे, ये एक क्या है? फूली हुई रोटी। जब किसी फूली हुई रोटी का आप साइड व्यू देखेंगे तो आपको देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये रोटी ही मैंने ले रखी है, जिसमें आप देखेंगे जो बीच वाला पोर्शन होगा, मिडिल पोर्शन, जो बीच वाला पोर्शन होगा वहां पर आप देखेंगे थिकनेस ज्यादा है, और जो ऊपर और नीचे का पोर्शन होगा या पेरिफेरल भी कह सकता हूं मैं, वहां पर थिकनेस क्या होगी? बहुत कम होगी। तो हमारी आंखों में भी जो लेंस लगा हुआ है वो फूली हुई रोटी की तरह है। जैसे कि आपको ये रोटी दिख रही है ना कि बीच में ये मोटी है, ऊपर और नीचे से ये क्या है?
थोड़ी सी नैरोअर है। ऐसा ही हमारा लेंस भी क्या होता है, फूली हुई रोटी की तरह होता है, और इस शेप को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स। अब देखिए, मैं आपको हमारी ह्यूमन आई के लेंस के साइड व्यू और फ्रंट व्यू दोनों को दिखा देता हूं। जब आप अपने लेंस को साइड व्यू में देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा कि इसके बीच वाला मिडिल पोर्शन जो है वो थिक है, ऊपर और नीचे का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा थिन है। पर जब आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको ये हमेशा स्फेरिकल या गोल ही दिखाई देगा। अगर आप एक फूली हुई रोटी को भी सामने से देखेंगे तो वो कैसी दिखाई देगी यार, गोल ही दिखाई देगी। लेकिन वो फूली हुई है या नहीं, ये देखने का सबसे अच्छा तरीका कब होगा, जब आप उसका साइड व्यू देखेंगे, क्योंकि साइड व्यू में आपको बीच में अगर ये फूली हुई दिख रही है, थिक दिख रही है, और ऊपर नीचे अगर ये थिन दिख रही है, तो आप समझ जाएंगे ये रोटी फूली हुई है। अदरवाइज जो पिचकी हुई रोटी है या फूली हुई रोटी है, दोनों को सामने से देखने पर, फ्रंट व्यू में देखने पर, तो वो आपको कैसी दिखाई देंगी, गोल ही दिखाई देंगी। तो आपके लेंस का साइड व्यू ऐसा होता है और फ्रंट व्यू ये ऑब्वियसली गोल ही दिखेगा आपको। अब आप अगर लेंस की पोजीशन भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से हम देख लेते हैं। देखिए, ये हमारी सीलियरी बॉडी है, ये हमारी क्या है, सीलियरी बॉडी। इसे हम सीलियरी मसल्स भी कह देते हैं। सीलियरी बॉडी से कुछ अटैच होते हैं लिगामेंट, जिनको आप कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। आप पढ़ चुके हैं। और सस्पेंसरी लिगामेंट होल्ड करके रखते हैं किसको, लेंस को, जो कि हमारा कैसा होता है, क्रिस्टलाइन एंड कन्वेक्स। अब मैं फ्रंट व्यू में अगर आपको लेंस की पोजीशन दिखाऊं तो देखिए बड़े ध्यान से, ये पर्पल कलर से जो मैंने दिखाया हुआ है, ये सीलियरी बॉडी हो जाएगी। ये आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं मैं। और आप देखेंगे ये जो आपको धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सीलियरी बॉडी से अटैच, अब ये हो जाएंगे आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और सस्पेंसरी लिगामेंट जो बीच में एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर को या गोल स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखे, ये आपका हो जाएगा क्रिस्टलाइन लेंस। तो मैं आपको हर तरीके के व्यू से समझाने की कोशिश सबसे पहले कर रहा हूं कि आपका जो आई लेंस है वो क्रिस्टलाइन है, कन्वेक्स है, बीच में वो थोड़ा सा मोटा होता है और ऊपर नीचे से बहुत ज़्यादा पतला होता है। आप अगर साइड व्यू में देखेंगे तो आपके लेंस को इस तरीके से सस्पेंसरी लिगामेंट्स होल्ड किए हुए हैं और इस तरीके से सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच हैं आपकी सीलियरी बॉडी से। पर आप जब फ्रंट व्यू में देखेंगे तो आपको 360 डिग्री पर सब चीज़ें समझ में आएंगी। किस तरीके से 360 डिग्री पर क्या होती है सीलियरी बॉडी, उससे बहुत सारे छोटे छोटे से धागे जैसे स्ट्रक्चर यानी कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच होते हैं जो होल्ड करके रखते हैं किसको, लेंस को। इतना आपको समझ में आ गया तो अब मैं आपको बता सकता हूं एडजस्टमेंट इन लेंस। कंडीशन नंबर 1, आपका लेंस पहली चीज तो एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल, यानी कि ये अपने शेप को चेंज कर सकता है। ये चाहे तो बीच से थिक हो सकता है, ये चाहे तो फ्लैट हो सकता है। अब वो फ्लैट कब होगा, वो बीच से थिक यानी कि फूली हुई रोटी की तरह कब अपने शेप को लाएगा, ये डिपेंड करेगा कंडीशंस पर। तो कंडीशन नंबर 1, मान लीजिए कि आप ऐसी किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, आप किसी ऐसी चीज को देख रहे हैं जो आपसे काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है। आप यहां पर खड़े हुए हैं और आप यहां खड़े होकर मान लीजिए 30-40 मीटर दूर कोई चीज है उसको देख रहे हैं, यानी कि इफ ऑब्जेक्ट इज फार अवे, अगर ऑब्जेक्ट आपसे बहुत दूरी पर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट आपसे दूरी पर होगी तो उस कंडीशन में जो सीलियरी बॉडी है, सीलियरी बॉडी में भी क्या होंगी, मसल्स होंगी, जिनको आप क्या कह सकते हैं, सीलियरी मसल्स। और हमेशा बच्चों याद रखिए कि सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल्स किस प्रकार की मसल्स हैं, सर्क्यूलर मसल्स। तो जब भी आप किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो जो सीलियरी बॉडी में मसल्स हैं, सर्क्यूलर मसल्स, वो अपने आप को रिलैक्स बनाकर रखेंगी। सर्क्यूलर मसल्स ऑफ सीलियरी बॉडी या सीलियरी बॉडी में जो मसल्स हैं सर्क्यूलर, वो अपने आप को रिलैक्स बनाकर रखेंगी। और आप जानते हैं कि जब भी कोई सर्क्यूलर मसल्स रिलैक्स रहेगी तो वो बाहर की ओर खिंची रहेगी, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो इनवर्ड अंदर की ओर सिकुड़ेगी। तो हम इस तरीके से समझा सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी सीलियरी मसल है या सीलियरी बॉडी है, एक ही चीज है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सीलियरी बॉडी को ही हम सीलियरी मसल्स कहते हैं। और सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल्स किस प्रकार की मसल्स होती हैं, तो आप याद रखिए सर्क्यूलर, जैसा कि आपने अभी अभी पढ़ा हुआ है। तो सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल्स जो कि सर्क्यूलर मसल्स हैं, जब ये रिलैक्स रहेंगी तो इसका मतलब ये आउटवर्ड बाहर की तरफ क्या होंगी, फैली होंगी। ये रिलैक्स होंगी तो बाहर की तरफ आउटवर्ड क्या होंगी, फैली होंगी। और उस कंडीशन में जो लिगामेंट्स हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये कैसे हो जाएंगे, स्ट्रेच। STRETCH
TCH, स्ट्रेच। तो जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स रहेंगी तो लिगामेंट्स क्या होंगे, खिंचेंगे, क्योंकि ये बाहर की तरफ फैली हुई हैं तो लिगामेंट्स को क्या करेंगे, खिंचेंगे, क्योंकि लिगामेंट्स इन सीलियरी बॉडी से ही क्या है, अटैच हैं। और लिगामेंट्स अगर स्ट्रेच रहेंगे तो ये लेंस को क्या करेंगे, पुल करेंगे। ये बीच में क्या होल्ड किए हुए हैं, लेंस। तो अगर लिगामेंट्स स्ट्रेच रहेंगे, खिंचेंगे, तो लेंस को भी ये क्या करेंगे, पुल करेंगे। अब मैं आपको साइड व्यू में दिखा देता हूं, देखिए ये सीलियरी बॉडी यहां पर क्या है, रिलैक्स है, जो कि सर्कुलर मसल्स है। सीलियरी मसल्स क्या है, सर्कुलर मसल्स हैं। जब ये रिलैक्स रहेंगी तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं ये स्ट्रेच्ड हो जाएंगे, यानी कि ये खिंच जाएंगे। और इनके खिंचने की वजह से आप देख सकते हैं लेंस को ये क्या करेंगे, चारों तरफ से पुल करेंगे। ये भी पुल कर रहा है, यहां ये लिगामेंट भी पुल कर रहा है, ये 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 भी पुल कर रहा है। तो लेंस को जब लिगामेंट पुल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लेंस हमारा कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दूर की ऑब्जेक्ट को देखते हैं उस समय आपका लेंस जो होता है वो अपने शेप को फ्लैट कर लेता है। दूर की चीजों को देखने के लिए आप अपने लेंस को क्या कर लेते हैं, फ्लैट कर लेते हैं। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पर होगी तो आपके सीलियरी मसल्स जो है, आपकी जो सीलियरी मसल्स है, वो सीलियरी मसल्स में जो सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं वो अपने आप को रिलैक्स बनाकर रखेंगे, जिससे कि सीलियरी लिगामेंट्स क्या करेंगे, स्ट्रेच्ड हो जाएंगे और लेंस को पुल करेंगे और लेंस इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका फ्लैट हो जाएगा। अब कंडीशन नंबर 2 हम देख लेते हैं जल्दी से। जब कोई ऑब्जेक्ट आपसे बहुत क्लोज होगी, यानी कि मान लीजिए आप किसी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, मान लीजिए आप किसी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा नज़दीकी पर होगा, बहुत ज़्यादा पास होगी वो स्क्रीन आपके। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके लेंस जो है उसको अपने कर्वेचर को, यानी कि उसके मिडिल पोर्शन को थिक करने की ज़रूरत रहेगी, कुछ इस तरीके से। तो जब आपके बहुत ही नज़दीक होगी कोई चीज़ तो आपकी जो सीलियरी मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स हैं, वो अपने आप को क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्टेड करेंगी। और हमने बताया हुआ है कि जब भी सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्टेड करती है तो इनवर्ड अंदर की तरफ क्या करती है, सिकुड़ती है। तो सीलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्टेड होने की वजह से जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होंगे वो लूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लूज, ढीले हो जाएंगे। और सस्पेंसरी लिगामेंट्स के ढीला होने की वजह से आप देख सकते हैं, आप साइड व्यू में ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या हो गया है, ढीला हो गया है। तो लेंस जो है उसको ये पुल नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली लेंस अपने रीशेप को ऑब्टेन कर लेगा, यानी कि बीच से ये कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और ऊपर नीचे से या पेरिफेरली ये क्या हो जाएगा, नैरोअर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूरी पर होती है तो हमारा लेंस फ्लैट हो जाता है, और लेंस को फ्लैट शेप ऑब्टेन कराने के लिए हमारी सीलियरी मसल्स हमेशा रिलैक्स रहती हैं, ताकि जो लिगामेंट्स हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, वो स्ट्रेच्ड हो सके और लेंस को फ्लैट बना सके पुल करके। पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे करीब होती है, पास होती है, जैसे कि हमारी कोई कंप्यूटर स्क्रीन या हमारी बुक को जब हम पढ़ते हैं बहुत करीब से, तो उस समय पर आपका लेंस जो है वो बीच से थिक हो जाता है। और इसके लिए आपकी जो सीलियरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड करती हैं, ताकि सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं वो लूज हो जाएं। और सस्पेंसरी लिगामेंट्स जब लूज होंगे तो लेंस जो होगा वो बीच से थिक हो जाएगा, कन्वेक्स शेप में आ जाएगा, जिस वजह से आप ऑब्जेक्ट को प्रॉपर वे में देख पाएंगे। तो 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपको फाइनली याद रखनी है। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। जब भी आप ब्राइट लाइट में होते हैं, बहुत तेज लाइट में होते हैं, तो आपकी प्यूपिल अपनी साइज को छोटा कर लेती है, प्यूपिल अपनी साइज को छोटा कर लेती है, जिसके लिए आइरिस में जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जब आप डार्क या डिम लाइट में होते हैं तब आपकी जो प्यूपिल है वो अपनी साइज को डायलेट कर लेती है, चौड़ा कर लेती है, और इसके लिए आपकी रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं आइरिस की। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि जब आप दूर की किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं उस टाइम पर आपकी सीलियरी मसल्स रिलैक्स रहती हैं, ताकि सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं वो स्ट्रेच्ड हो सके, लेंस को पुल कर सके, और लेंस इस कंडीशन में क्या हो जाता है, फ्लैट। एंड जब आप किसी क्लोज ऑब्जेक्ट को देखते हैं, पास में रखी हुई चीज को देखते हैं, तो उस समय पर आपकी सीलियरी मसल्स जो हैं वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्टेड करती हैं, ताकि सस्पेंसरी लिगामेंट्स लूज हो सके और लेंस जो है वो बीच से थिक हो सके और बीच में उसके एक कर्वेचर या कर्व बन सके, यानी कि वो कन्वेक्स शेप को ऑब्टेन कर सके। तो फाइनली ये चारों चीजें आपको बहुत केयरफुली याद रखना है। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जो भी बताया हुआ है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ ह्यूमन आई के बारे में आपको अब कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको 2 ही लेक्चर कंप्लीट करने थे ह्यूमन आई पर। पहला स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं,
नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और दूसरा जो आज का लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बता दिया है मैकेनिज्म ऑफ विजन, एडजस्टमेंट ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल एंड एडजस्टमेंट इन लेंस, तो यहां पर अब हमने ह्यूमन आई को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है बच्चों। आगे हम इसी तरीके से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।